साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का आज का विषय है उद्यानिकी में समसामयिक कार्य। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर R.K. जायसवाल जी, जो कि प्रमुख कृषि वैज्ञानिक हैं फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी भोपाल में। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह कृषि दर्शन कार्यक्रम आपके लिए है, जिसमें आपको कई बहुमूल्य बातें बताई जाती हैं। आज हम इसमें एक सामान्य कृषि से अलग उद्यानिकी में हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें फल और सब्जियों के विषय में आपको जानने को मिलेगा कि कौन कौन सी बातें अगर आप ध्यान में रखें तो आप अपनी फसल को किस प्रकार से और अच्छा कर सकते हैं और कैसे उनका सही मूल्य पा सकते हैं। इस विषय में आज हम डॉक्टर साहब से सारी बातें करेंगे। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो किसान फल अथवा सब्जियों को उगा रहे हैं तो इस समय उन्हें कौन कौन से समसामयिक कार्य करने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, जैसे कि हमारा ये जो मौसम चल रहा है, अब हमारा रबी का मौसम प्रारंभ हो चुका है जी। और इस समय में लगभग हमारे जो है 22 से लेकर 25 प्रकार की हम सब्जियां हमारे मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में हमारे किसान भाई लगाते हैं। हम सब्जी लगाने के पहले कुछ बातों को अगर ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हमको उससे अच्छा लाभ होगा। सबसे पहले हमको जो खरीफ के मौसम के बाद हमको जो है फसल कटाई हो चुकी है तो हमको तुरंत खेत की तैयारी करना प्रारंभ कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हम सब्जी लगा रहे हैं, अब सब्जी लगाने के लिए हमको आवश्यक है कि हमको क्या लगाना है। पहले तो ये तय करना है कि 22 से 25 प्रकार की मैंने कहा तो सभी प्रकार के तो नहीं लगा पाते हैं। हम 2 या 3 या 4 प्रकार की जो हमारी उपलब्ध ज़मीन है और पानी है तो उसके आधार पे हम सब्जियां लगाते हैं। तो हमको जो ध्यान देने वाली बातें हैं कि जैसे कुछ सब्जियां तो ऐसी होती हैं कि जिसको हम सीधा सीधा बीज से बोनी कर देते हैं। जैसे कि आपका मटर है, ये समय जो चल रहा है मटर का, और इसमें जो हम गार्डन पी कहते हैं, जो मटर हमारे जो खाने के लिए उपयोग किया जाता है हरे फली के रूप में, तो उसको हम गार्डन पी कहते हैं। इसकी बहुत सी जाति और किस्में हैं जिसका किसान भाई उपयोग कर सकते हैं और अभी इसकी तुरंत बोनी खेत तैयार करके हम इसमें कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ धनिया पत्ती के रूप में हम उपयोग करते हैं, तो धनिया की हम बोनी कर सकते हैं। मेथी है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। गाजर, मूली, पालक, मतलब ये कह लीजिए कि ये सब सीधे सीधे बीज आपकी तैयार होते हैं और बीज से हम इनकी बोनी कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर। जैसा कि सर ने बताया कि किस प्रकार से आपको एक फसल के होने के पश्चात अपने खेत को तैयार करना होता है और रवि का जो मौसम सर जैसा बता रहे हैं उसमें किस प्रकार से आपको पूरी तैयारियां कर लेनी है और आगे आप जो बीज सर ने बताया किस प्रकार से संरक्षण करते हुए और उनकी खेती आपको आरंभ करनी है। सर, आगे हम जानना चाहेंगे कि कुछ किसान जिन्होंने फल के बगीचे लगाए हुए हैं तो कैसे वो उनकी देखभाल करें, किस प्रकार से उन्हें अपने बगीचे से अधिक अच्छी से अच्छी खेती मिल सके जिससे उन्हें मुनाफा प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, जैसे कि क्या है कि हम जो बगीचा तो लगा देते हैं लेकिन उसका रख रखाव करना शायद भूल जाते हैं। इस समय जो है हमारा अक्टूबर का महीना चल रहा है, इस समय बहुत आवश्यक है कि जो हमारी वर्षाकालीन जितने भी खरपतवार उगाए हैं हमारे बगीचे में, चाहे बगीचा हमारे पास आम का हो, अमरूद का हो, नींबू, संतरा, मौसम्बी, आंवला, बेर, जो भी बगीचा हम लगाए हैं तो उस समय इसका देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम कल्टीवेटर चला के उसको क्रॉस में जुताई कर दें, जिससे हम खरपतवार का नियंत्रण कर लेंगे। इसके बाद हम उसकी जो है थाला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें और वृक्ष के चारों तरफ थाला बना लें। थाला बनाने के बाद जो सबसे आवश्यकता है इस समय बोर्डो पेस्टिंग का। मैं बार बार हमेशा जो भी हमारे किसान जिन उद्यानिकी से संबंधित हैं और जिनके बगीचा बड़े हो चुके हैं तो उनको बोर्डो पेस्टिंग साल में 2 बार करना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये है कि हम वर्षा ऋतु के प्रारंभ में एक बार बोर्डो पेस्टिंग करें और दूसरा वर्षा ऋतु जैसे ही समाप्त होती है तो उस समय हम जो है बोर्डो पेस्टिंग हम उसमें आवश्यक रूप से करें। अब बोर्डो पेस्टिंग का बनाने का तरीका बहुत से किसानों को नहीं आता है तो इसको जो है बहुत आसान है और इसको हम घर में ही बना सकते हैं। इसके लिए जो है मुख्य रूप से 2 हमको जो है तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला तो है वो चूना, सामान्य चूना जो बाजार में मिलता है जिससे हम घर की पुताई करते हैं, पहली तत्व ये हो गया।
और दूसरा तत्व हमारा जो है नीलत होता, या जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, जो पंसारी के दुकान पे भी मिल जाता है, या जो बच्चे हमारे 12वीं पढ़ते हैं तो वो जो केमिस्ट्री वाला जो दुकान है वहाँ बहुत अच्छा क्रिस्टल फॉर्म का जो है हमको कॉपर सल्फेट या नीलत होता हमको मिल जाता है। अब ध्यान रखें बनाने का तरीका, इसकी जो मात्रा हम लेंगे वो 1:1:10 का, मतलब मैंने पहले जो 1 बोला है तो उसमें 1 किलोग्राम आपका चूना जी, 1 किलोग्राम कॉपर सल्फेट और 10 लीटर पानी। यदि हमको बहुत अच्छा बनाना है तो हम मिट्टी के बर्तन या प्लास्टिक के बाल्टी में हम इसको बनाएं। और इसके लिए ये आवश्यक है कि हम जो, जैसे कि मैंने कहा कि 10 लीटर पानी में 1-1 किलो का है ना, तो आप जो है 5 लीटर पानी एक बाल्टी में रख दीजिए, 5 लीटर पानी दूसरे बाल्टी में रख दीजिए, और इसमें 1-1 किलो चूना को और 1 किलो अपना कॉपर सल्फेट को रात भर के लिए गला के रख दीजिए। अब सुबह जो है इसको तीसरे बाल्टी में जो है दोनों को धार बनाते हुए उसको जो है इकट्ठा कर लें आप। तो उससे क्या होगा, ये जो बोडो पेस्टिंग बनेगा ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनेगा, और इसमें जो मात्रा रहेगी आपकी तो वो उपयुक्त रूप से में रहेगा, जो तत्वों की मात्रा, और इससे जो उसकी जो हम वृक्ष की तने पे लगा रहे हैं तो उसके छाल पे किसी प्रकार का जो है घाव नहीं बनेगा जी। तो किसान भाइयों, बोडो पेस्ट इस समय आवश्यक रूप से बगीचों पे तैयार करें और उस पे पेस्टिंग भी करें, ताकि तने के नीचे भाग करीब 3 फीट से गोलाई में लेते हुए जड़ क्षेत्र का हम जाएं। तो इसमें क्या है कि बोडो पेस्टिंग करने से इसको हमको जो है, एक तो कैल्शियम में होता है आपका चूना में, दूसरा जो है कॉपर सल्फेट ले रहे हैं उसमें हमारा जो है कॉपर होता है जिसको हम तांबा कहते हैं, और सल्फर होता है। ये जो 3 तत्व है हमको जो है हमारे वृक्षों को मिल जाता है। यदि ये 3 तत्व जड़ क्षेत्र में पहुंचते हैं तो बहुत से बीमारियां जो हैं हमारे वृक्ष को नहीं लगती है और हम इसकी सुरक्षा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही आवश्यक बात यहाँ पर सर ने हमें बताई कि किस प्रकार से आप बोडो पेस्टिंग के जरिए अपने वृक्षों को, फलों के वृक्षों को बचा सकते हैं, कैसे उसको उपयोग करना है। सर ने बताया कि किस प्रकार से आपको एक थाला बनाना आवश्यक है, उसके बाद बोडो पेस्टिंग बनाने की इतनी सरल प्रकार से सर ने यहाँ पर पूरी विधि बताई है कि अगर देखा जाए तो बड़े बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम में से बताया जाता है। सर ने इसे बहुत ही सरल भाषा में आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से आप चूने का उपयोग करते हुए, नीला थोथा का उपयोग करते हुए, उन दोनों का 1:1:10 में इसको बनाते हुए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे आप तने पर लगाते हुए, लेप करते हुए उन्हें कई प्रकार की बीमारियों से उन वृक्षों को बचा सकते हैं। उन्हें मजबूती मिलेगी, वृक्ष जख्मी नहीं होगा और बहुत ही अच्छे रूप से वह फलित होगा। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सर, हम जानना चाहेंगे कि यह जो मौसम है, इस बदलते हुए मौसम में कई प्रकार की बीमारियां वृक्षों में, फलों में देखी जाती हैं, तो वह कौन कौन सी बीमारियां हैं इस समय पर जो अधिकतर देखी जाती हैं और किस प्रकार से इन बीमारियों से उन्हें बचाया जा सकता है, उसके क्या क्या उचित कदम उठाने चाहिए, वह हमारे किसान भाइयों को आप बताएं। जैसे कि अभी अक्टूबर का समय चल रहा है, तापमान थोड़ा ज़्यादा है जी। तो इस तापमान में ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो रस चूसक
जी जो वो पत्तियों का रस चूसते हैं, इन कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है जी जिसमें मुख्य रूप से जो है सफ़ेद मक्खी है और माहू है जी और थ्रिप्स है। ये जो 3 कीड़े हैं, तापमान बढ़ने की वजह से इनकी पॉपुलेशन अभी बढ़ी बढ़ हुई है। जाती है, जी। तो इसको हम बहुत आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। कोई भी एक इंसेक्टिसाइड ले लीजिए, खासकर जो है एमिडाक्लोप्रिड जो है ये जी। काफ़ी कारगर है। इसकी जो है 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के मान से घोल बनाकर हम जो प्रारंभिक अवस्था में जो हमारी सब्जियां लगी हुई हैं तो हम उसमें छिड़काव कर सकते हैं और इन कीड़ों को, रस चूसक कीटों को हम नियंत्रण अभी कर सकते हैं। जी सर, एक बात और हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जैसे बीमारियों से किसानों ने अपने वृक्षों को बचाया, एक बहुत ही अच्छी खेती उनके समक्ष प्रस्तुत हुई, बहुत अच्छी फसल उनकी आई। ऐसी अवस्था में कई बार देखा गया है कि किसान भाइयों को उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है जो उनकी फसलों को मिलना चाहिए। तो किस प्रकार से किसान भाइयों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, इसके लिए उन्हें क्या प्रयास करने चाहिए या कहाँ पर उन्हें अपनी फसलों को पहुँचाना चाहिए, वह क्या कर सकते हैं, इसके विषय में आप हमें बताएं। किसान भाइयों, जैसा कि आपका जो प्रश्न है बहुत ही उपयुक्त है और सार्थक भी है। बाजार मांग के अनुरूप हम यदि अपना सब्जियों की टोकरी बनाते हैं, जैसे कि क्या होता है कि हमारा एक सामान्य किसान जो है सब्जियों को तोड़ा, चाहे टमाटर हो, मिर्च हो, बैगन हो, फूल गोभी, पत्ता गोभी, जो भी ये तोड़ाई करते हैं और इकट्ठा इसको जो है बड़े बोरी में भर लेते हैं और बड़े बोरी में भर के ले जाके मंडी में बेचने की कोशिश ये कर रहे हैं या बेचते हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आजकल हमारे पास कैरेट आ गई है जी। प्लास्टिक की कैरेट जो है ये भी जो है अनुदान पे हमको उपलब्ध हो रहा है। तो प्लास्टिक की कैरेट में हमको जो है अपने सब्जियों का ग्रेडिंग करना चाहिए, जिसमें बड़े वाले जो फल हैं उसको एक ग्रेड में रखें, मध्यम आकार के फल हैं उसको दूसरे ग्रेड में रखें और छोटे फल जो हैं तो उनको तीसरे ग्रेड में रखें और जो कटे फटे हैं उनको अलग कर दें। तो अगर इस प्रकार ग्रेडिंग करके हम बाजार में लेके जाएंगे तो मंडी में हमको जो है भाव अच्छा मिलेगा, लाभ अधिक प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही सही बात यहाँ पर सर ने हमको बताई कि जो बोरियों में भरकर आप एक साथ अपने फलों को, अपने माल को मंडी में ले जाते हैं, वहां आप देखते हैं कि उसकी उचित कीमत आपको नहीं मिलती है। जब आप ही अपने माल की कीमत को नहीं समझेंगे तो दूसरा कैसे उसकी सही कीमत लगाएगा। ऐसी अवस्था में आपको अपने जो माल है, अपनी फसल है, उसको सही प्रकार से ग्रेडिंग करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे फल, बड़े फलों को अलग रखिए, मध्यम को अलग रखिए, छोटे फलों को अलग रखिए और उसमें से जो खराब है उन्हें अलग निकाल दीजिए। इस प्रकार से जब आपकी फसल वहां पर उच्च अवस्था की दिखेगी तो उसका उचित मूल्य और उच्च मूल्य आपको प्राप्त होगा। सर, हम यहाँ जानना चाहेंगे कि हमने देखा है कई बार खेती अधिक हो जाने की वजह से कि मान लीजिए वहां फसल अच्छी आ गई है, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है, तो ऐसी अवस्था में प्रसंस्करण की क्या भूमिका है, प्रिजर्वेशन किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकता है किसान भाइयों के लिए, उसके विषय में आप हमें बताएं और कैसे वो इसे कर सकते हैं। ये देखिए कि अपने घर के स्तर पे भी हम थोड़े बहुत मात्रा में जो है प्रसंस्करण कर सकते हैं। यदि ज़्यादा मात्रा में हमारे पास टमाटर हो रहा है तो हम उसका जो है सॉस है या केचप जो है हम घर पे उसको बना सकते हैं और कुछ मात्रा का उपयोग जो है हम जो है प्रसंस्करण के लिए रख सकते हैं। तो यदि बाजार में हमको भाव नहीं मिल रहा है तो इसका मैं बताऊं आपको कि बाजार में यदि टमाटर का भाव नहीं मिल रहा है या दूसरे सब्जियों का भाव नहीं मिल रहा है तो कुछ समय के लिए हम तोड़ाई को रोक दें। जी। क्या होता है कि हमारे पास जो सब्जियां हैं तो कई सब्जियां हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके हम जो है 5 तोड़ाई, 7 तोड़ाई, 10 तोड़ाई और 15 तोड़ाई तक करते हैं। जी। यदि हमको बाजार भाव नहीं मिल पाता है तो कुछ समय के लिए हम 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन के लिए हम तोड़ाई को थोड़ा रोक दें तो वो सब्जी जो है वहीं पे आपकी जो है पौधे पे लगी रहेंगी और जैसे आपको भाव मिलेगा तो उसके बाद हम उसकी तोड़ाई कर सकते हैं और उसको बाजार में भेज सकते हैं। जैसे कि अभी टमाटर के साथ जो भाव बढ़े हैं तो कुछ किसान भाइयों ने टमाटर को रोका था और बाद में उनको अच्छे भाव मिल गए। तो हम उसको खेत पे ही रोक सकते हैं और भंडारण करने के लिए हम जो है तोड़ाई अगर कर लेते हैं तो उसको सही तरीके से अगर भंडारण कर लेते हैं 5 से 8 डिग्री के बीच में अगर हम जो है तो हम जो है 15 से 21 दिन तक जो है हम सब्जियों को रख सकते हैं और जब बाजार भाव ठीक मिलने लगे तो उस समय हम बाजार में ले जा सकते हैं। सर, लेकिन सुना है कई बार ऐसा होता है कि कुछ मशीनों के द्वारा कुछ सब्जियों को सुखाया जाता है या उनका पेस्ट बना लिया जाता है, तो क्या ऐसे में उनकी गुणवत्ता पर कोई प्रभाव आता है? क्या उनकी क्वालिटी जो है या उससे जो पोषक तत्व मिलने वाले थे उनमें कोई कमी आ जाती है? क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं, पोषक तत्वों की कमी तो नहीं आती है जी। पोषक तत्वों की कमी वहाँ आती है जहाँ पर हम जो रासायनिक रूप से जो प्रिजर्वेटिव डालते हैं।
जो उसको सुरक्षा रखने के लिए जो है प्रिजर्वेटिव का अगर हम रसायन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ जरूर जो जी। है उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। लेकिन आजकल जो है प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव भी हमारे पास में है, खासकर जो नींबू का रस है। जी। यदि हम पल्प में, जैसे टमाटर का पल्प है जी। या अमरूद का पल्प है या आम का पल्प है, गुदा है, तो इसमें अगर हम थोड़ी एसिडिटी बढ़ाने के लिए जी। अगर नींबू के रस का प्रयोग करते हैं तो हम उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा लेते हैं बढ़ा सकते और उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है, जी। न उसके विटामिन या मिनरल्स में किसी प्रकार की कमी नहीं आती जी। है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर सर ने बताया कि किस प्रकार से हम अपनी अगर फसल ज़्यादा हो गई है तो हम उसकी तोड़ाई को रोक कर उसका उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप उसकी कुछ क्वांटिटी को अपने घर में प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे आप उसका ध्यान रख सकते हैं। और अगर उपभोक्ताओं की दृष्टि से यहाँ पर बात करें, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ ऐसी अवधारणा वहाँ पर अवस्थित हो गई है कि उन्हें ये लगता है कि अगर सब्जियों को सुखाया गया है या पेस्ट बनाया गया है तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो गई है। तो अभी सर ने हमें बताया ऐसा नहीं होता है। सर, हम यहाँ एक बात उपभोक्ता के दृष्टिकोण से जानना चाहेंगे कि जो सब्जियों में रसायन का उपयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है, और जब उपभोक्ता उसका उपयोग कर रहा है तो ऐसी अवस्था में उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को उसे अप्लाई करना चाहिए कि गर्म पानी में नमक डालकर उनको धोएं या क्या करें जिससे उन्हें नुकसान ना हो और उसका वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें? किसान भाइयों और खासकर उपभोक्ता हम सभी हैं जी। हम सभी सब्जियां बाजार से लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वैज्ञानिक दृष्टि से हम अनुशंसा करते हैं, जी। चाहे हम नाइट्रोजन की करें, चाहे फास्फोरस की करें, चाहे पोटास की करें या सूक्ष्म तत्वों की, जी। हम सही मात्रा में अगर देते हैं तो ये किसी प्रकार के नुकसानदायक नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो कीटनाशक दवा है जी। या फफूंदीनाशक दवा है, इसमें यदि हम ज़्यादा छिड़काव कर सकते हैं, जब कई बार होता है कि आवश्यकता होती नहीं है और किसान जो है देखा देखी में बिना बीमारी को पहचाने या बिना कीड़े को पहचाने तो हमको जो है तोड़ाई करना है जी। और वो जो कीटनाशक का छिड़काव कर देता है, जी। तो ये निश्चित रूप से नुकसानदायक होता है, जी। क्योंकि जितने भी कीटनाशक हैं या फफूंदीनाशक है, इसमें जो है भारी तत्व होते हैं। जी। खासकर इसमें जो है पारा का उपयोग किया जाता है, जी। लेड का उपयोग किया जाता है, एस्बेस्टस का है, आर्सेनिक है। ये ऐसे जो भारी तत्व हैं जो कि एक निश्चित पीपीएम में मात्रा में उसमें रहना चाहिए, जी। तो उससे ज़्यादा मात्रा में हमारी सब्जियों में आ जाता है। जी। और यदि हम उसका इसी तरह से उपयोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमको वो नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा उपभोक्ताओं के लिए जी। कि जो भी सब्जियां बाजार से लेके आ रहे जी। हैं तो कम से कम उसको जो है आधा घंटा तक ठंडे पानी से आप उसको डुबा के रख दीजिए, तो हम कम से कम जो है 80 से 90% जो है उसमें जो भी ऊपरी परत पे या जो जहरीला पदार्थ है तो उसकी मात्रा को हम कम कर सकते हैं और हम सुरक्षित रह सकते हैं। आजकल आपने देखा है कि खासकर एप्पल में जो मोमिंग होता है, ऊपर जो एक मोम की परत रहती है, तो उसको जो है कुनकुने पानी या थोड़ी सी हल्के गर्म पानी में अगर हम 15 मिनट 20 मिनट तक डुबा के रख देते हैं तो वो गल के बाहर निकल जाते हैं और इसके बाद हम एप्पल का उपयोग कर सकते हैं और वो हमारे लिए किसी प्रकार का नुकसानदायक नहीं होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सुझाव आपने यहाँ पर दिया हमारे सभी उपभोक्ताओं को, सभी दर्शकों को, कि जो भी रासायनिक पदार्थों का उपयोग सब्जियों या फलों में किया गया है, अगर आप उन्हें घर लाकर 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए ठंडे पानी में डुबाकर अगर उन्हें रख देंगे तो उनके भीतर से 80 से 90% जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है वह सारे पदार्थ उनसे दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में आप उस नुकसान से बच सकते हैं। ऐसा देखा गया है, सर ने अभी बताया कि जो सेब आ रहे हैं, एप्पल जो आ रहे हैं, उसमें मोम की एक परत लगाई जा रही है, तो उसे भी अगर आप आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए आप गर्म पानी में डाल दें तो वह पिघलकर उससे अलग हो जाएगी और उसके बाद जब आप उस सेब का उपयोग करेंगे तो वह आपको नुकसान नहीं करेगा, वह आपके लिए फायदेमंद ही सिद्ध होगा। ऐसी अवस्था में आप हर प्रकार की सब्जी और फलों का जब इस तरह से उपयोग करेंगे तो वह आपके लिए किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सर, हम जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे युवा जो हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, अगर उनको इस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना है तो क्या उनके लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं, प्रशिक्षण हैं जिससे वह अपने रोजगार को बढ़ा सकें? इस विषय में हम जानना चाहेंगे। हमारे जो युवक युवतियां हैं या हमारे किसान भाइयां हैं, जी। उनके लिए विशेष रूप से जो है प्रशिक्षण का आयोजन करता है, जिसमें नर्सरी से जो इच्छुक बच्चे रहते हैं या जो हमारे किसान हैं तो नर्सरी के प्रशिक्षण 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन का वो प्राप्त कर सकते हैं। बागवानी से आजकल जो है बागवानी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें खासकर माली की प्रशिक्षण केंद्र
पर जो है उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो उनका लाभ वो ले सकते हैं। और यदि किसान जो है फल और सब्जियों का प्रसंस्करण की तरफ में आते हैं तो कुछ केंद्र हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पे, तो वहाँ पर भी समय समय पर विशेष रूप से जो है प्रसंस्करण की प्रशिक्षण रखे जाते हैं। तो हमारे युवक युवतियाँ या किसान भाई हैं उसमें भाग ले सकते हैं और सीख सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। जैसा कि ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न मन में होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो कम पढ़े लिखे अगर युवक हैं और वो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सर ने बताया किस प्रकार से आपको वह प्रशिक्षण प्राप्त हो सकता है जिसमें आप प्रसंस्करण सीख सकते हैं, कैसे आपके फलों को, आपकी सब्जियों को, आपके पूरे उत्पादों को उचित मूल्य मिल सके, वह जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सर, संक्षेप में हम जानना चाहेंगे चलते चलते कि किस प्रकार से अभी जो फल और सब्जियों की खेती में है इसमें कौन कौन से ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके किसानों को, इसकी कुछ चलते चलते कुछ टिप्स। किसान भाइयों जी, मैं यही बताना चाहूँगा कि आजकल क्या है कि हमारी देसी जातियाँ लुप्त से होती जा रही है और संकर जातियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों में आ गई है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हम अपनी जो है देसी जातियों को बचा के रखें और कुछ सब्जियों जो है हमारी देसी जातियों के जो बीज हैं तो उनको बचा के रखें और उनको भी लगाएं, क्योंकि आप देखेंगे कि उनका भाव हमको अच्छा मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी उसकी सिर्फ एक ही कमी होती है, उसकी जो शेल्फ लाइफ की। जी, तो शेल्फ लाइफ के ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लेता है जो उपभोक्ता रहता है, तो आप एक ही दिन या दूसरे दिन आप बाजार ले जाइए और उसकी बिक्री कर दें। तो हमें कुछ देसी सब्जियां जो हमारी लुप्त हो रही है उनको बचा के रखना बहुत आवश्यक है। तो थोड़ी मात्रा में इसको भी आप अपने खेतों पे जरूर स्थान दीजिए, आप खुद खाएं और हमारे जो बचता है तो हम लोग को भी खिलाएं, तो ये बड़ी हमारे लिए अच्छा कार्य होगा। बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही सर ने। यहाँ से एक कहावत याद आती है कि घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध। इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए हमें अपने देशी उत्पादों को बढ़ावा देना है और जो संकर उत्पाद हैं उनसे हमें थोड़ी सी दूरी बनानी है, जिससे हमारे उपभोक्ताओं को भी जो है आनंद मिल सके, उन्हें भी फायदा मिल सके और किसान भाइयों को भी इसका फायदा प्राप्त हो सके। इस कार्यक्रम में बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सर ने हमें बताई, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।